मिट्ठू मिट्ठू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। नहीं नहीं, हरी मिर्ची तीखी लगती है बुढ़िया। अरे बदमाश, ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। क्यों? तुमने कहा ना अच्छे से बात करते हैं, लेकिन तुम तो बात बुरी हो बुढ़िया। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे मिट्ठू? कल ही पड़ोसी की छत पे सूख रही डाल ले आई थी तुम। सावन का महीना पवन करे शोर, डाल उठा के ले आई बुढ़िया कैसी चोर। अरे अरे मिट्ठू चक्रवर्ती, इतने जोर से मत बोल, सब सुन लेंगे। मेरी एक शर्त है। अबे तोते कहीं के, चल बोल। एक तो मुझे देख के कोई सीटी नहीं मारेगा, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा, मैं घर में रहूंगा, पिंजरे में नहीं। हाँ चल मान लूंगी, पर कहीं उड़ मत जाना। पागल हूँ क्या? यहाँ पोपट को फोकट में खाना मिलता है, तुम मेरी शर्त मानती हो? अरे जंगल में दंगल करने क्यों जाऊंगा, जब इधर ही मंगल हो रहा हो तो। तू तो बहुत चतुर है रे। हाँ हाँ, सीखो कुछ मुझसे। अरे ज्यादा चोंच मत चला, ले पिंजरे से बाहर आ जा। और जोर से मत बोलना चोरी के बारे में, बाबूजी सुन लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी घर में। तू चाहता है कि घर में लड़ाई हो? हाँ चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता हूँ। लड़ो लड़ो लड़ो, बहुत मजा आएगा। लड़ते हुए लोग, बेवकूफ लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अरे राम राम राम, कैसा मिट्ठू है रे तू? बुढ़िया बुढ़िया रोटी चोरी करती खोटी, राम राम करती पर उल्टे काम करती। ए मिट्ठू, अंदर कर दूंगी। बाहर निकल के जुबान फड़फड़ाएगा तो पिंजरे में पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे, समझे? माफी चाहता हूँ बुढ़िया, माफ कर दो। और ये बुढ़िया बुढ़िया मत बोला कर मुझे। हाँ हाँ शीला, बहुत जवान है ना तू। कल ही तो घुटने में दर्द था। वैसे एक बात बता, जब तेरा सर दर्द होता है तो तू बाम घुटने में लगाती है क्या? क्यों हुए? ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तेरा सर तेरे घुटने में है ना बुढ़िया। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। अरे क्यों रे मिट्ठू चक्रवर्ती, तू पिंजरे के बाहर? जमानत हो गई मेरी। अरे वाह रे वाह, चल अच्छा है, बाहर ही रहना पर उड़ना मत। अरे फिकर नॉट, तुम जैसे धर्मात्मा आदमी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चापलूसी मत कर, भजन कर। नहीं नहीं नहीं, पहले भोजन करूंगा। मिट्ठू खाने लगता है। सतीश को देखने लड़की वाले आ रहे हैं परसों। अरे इतनी जल्दी? मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ऐसा क्या करना है? अरे दहेज की लिस्ट भी तो बनानी है। कार लूंगी, 10 लाख नगद लूंगी, जेवर, एलसीडी, टीवी, डबल डोर फ्रिज, सोफे, फर्नीचर। अरे तुमको पता है ना दहेज लेना पाप है। एक बार पाप करके अगर जिंदगी भर का ऐशो आराम मिले तो ऐसे पाप अच्छे ही होते हैं जी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अरे ठीक है ना, तो पत्नी की जगह वाइफ बोल दिया करो। अरे मैं तुमको अपनी धर्म पत्नी मानता था। पर तुम तो बेशर्म पत्नी निकली। अरे मिट्टू चुप हो जा, मेरे सामने से चली जाओ। अरे आपके पीछे खड़ी हो जाऊंगी तो बोलेंगे कि पीठ पीछे बातें करती है। वाह बुढ़िया वाह, बढ़िया जोक, ठोको ताली। मिट्टू चुप। देखिए जी, मैं तो दहेज भी लूंगी और बहू से काम भी करवाऊंगी। रोक सको तो रोक लो, रोकना ही नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। वाह वाह बुड्ढे, बढ़िया जोक, लेकिन उतना मजा नहीं आया, एक और सुनाओ। मिट्टू चुप हो जाओ। माँ वहां से चली जाती है। शाम को घर वाले महाभारत देख रहे हैं। मिट्टू, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तू भी ना हमेशा सच बोला कर। सच बोलने से क्या होगा? अरे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अरे तुमसे क्या मिलेगा? अभी की बात करना बुड्ढे। तू है तो तोता, लेकिन शायद तुझे किसी लोमड़ी ने पाला है। छी छी यार, अपनी पत्नी को लोमड़ी बोल रहे हो? अरे मैं तब की बात कर रहा हूँ जब तू जंगल में रहता था।
नहीं नहीं, उसी को बोल रहे थे। रुको, अभी लड़ाई करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे ओ तोते, अच्छा ये ले, ये टॉफी ले ले और अच्छी और सच्ची बात किया कर। रोज टॉफी मिलेगी, ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का। 2 दिन बाद घर पे सतीश को देखने लड़की वाले आते हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं घर में? मैं सतीश और सतीश के बाबूजी। हाँ हाँ बढ़िया, कर दे पराया मुझे, मैं भी तो इस घर का हूँ ना। अरे हाँ हाँ, ये है मिट्ठू चक्रवर्ती। अरे वाह, कितना प्यारा पैरट है। ये पैरट क्या होता है? मिट्ठू को इंग्लिश में पैरट कहते हैं। ये सतीश तो मुझे इंग्लिश में इडियट ही कहता है। सतीश को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। देख बुढ़िया, तेरा पैसा डुबा रहा है तेरा बेटा। बिट्ठू, हम बात कर ले या तू ही करेगा? अरे चुप भी रहना थोड़ी देर। हमें तो लड़की पसंद है जी, सतीश को भी पसंद है। लड़की से भी पूछ लो एक बार, उसको तुम पसंद हो या नहीं? अरे चुप कर मुए, वरना दूंगी एक। क्या? अब टॉफी टॉफी दूंगी। ये खा और चुप रह। सच की आवाज दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। तुम्हें क्या लगता है एक टॉफी से तुम मुझे खरीद लोगी? 2 टॉफी लूंगा। बहन जी, आपकी कोई मांग हो तो? अरे माँ जी, मांग तो लड़की की रहती है ना, जो लड़का भरता है। अरे सतीश बेटा, तू रहने दे। नहीं नहीं नहीं, मांग तो नहीं है, पर क्या बहन जी? पर क्या? पर क्या बोलिए ना। पर दहेज लूंगी, दहेज लूंगी। अरे चुप मिट्ठू, वरना आज ही जंगल में छोड़ आऊंगा। अरे कल तो युधिष्ठिर बनने का, सच बोलने का बोल रहे थे। आपकी टॉफी खाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे बेटा मिट्ठू, देखिए देखिए, बुढ़िया को कार चाहिए, क्योंकि सतीश की हैसियत नहीं है खरीदने की। बुढ़िया को डबल डोर फ्रिज चाहिए, 10 लाख रुपया भी चाहिए, क्योंकि जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही बुढ़िया को कैश पसंद है। फ्री फुकट का ऐश पसंद है। मिट्ठू, अब तो तेरी खैर नहीं है। बुढ़िया, तेरे हाथ नहीं पहुंचेंगे। ज्यादा नाटक किए तो छत पे से जो चोरी की थी वो भी बता दूंगा। चोरी? हाँ हाँ, पड़ोसियों की दाल चुरा लेती है और पकाते वक्त शिकायत भी करती है कि कैसी सस्ती दाल खाते हैं पड़ोसी। और पता है अब तक इस घर में काम वाली बाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा इंतजार था। मिट्ठू की बात सुन के लड़की वाले वहां से चले जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था रे हमने तेरा। एक तो तुझे पाला, खाना खिलाया, तेरी हर शर्त मानी, फिर भी तूने हमारा काम बिगाड़ा। सच बोलना चाहिए बुढ़िया, बाबूजी ने कहा था। अरे ठीक ही तो है, लड़की को झूठ बोल के इस घर में ले आते तो पाप ही लगता ना। शाबाश मिठू, चाहे खुद का नुकसान हो रहा हो, पर हमेशा सच बोलना चाहिए। अरे चल चल बुड्ढे, अपने बाप को मत सिखा। तुझे सच बोलना तो सिखा दिया, अब तेरी बदतमीजी भी छुड़वानी पड़ेगी मुझे। चलो, मैंने सच बोला, अब तुम अपना वादा भी निभाओ। टॉफी कहाँ है मेरी? बाबूजी मिट्ठू को टॉफी देते हैं। टॉफी खाते हुए मिट्ठू बोलता है, मिट्ठू मिट्ठू तोता, मीठी टॉफी खाता, किसी से नहीं डरता, सच्ची बात करता। सुगंधा और उसकी सास कांता के बीच एक अजीब सी जंग रहती थी। ये जंग थी किचन में कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा और घर के सदस्यों के दिल जीतेगा। और उनकी इस जंग में हमेशा कुर्बान होते थे उनके दोनों पति। कैसे? आइए देखते हैं इस किचन पॉलिटिक्स की कहानी में। एक दिन किचन में, माँ जी, आज मैं बना रही हूँ मेथी की सब्जी। इस खाने से घर वालों के पेट की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं बना रही हूँ तड़के वाली छाछ।
जिसे पीते ही गैस की समस्या कभी नहीं होगी। दोनों अपने अपने खाने को लेकर टेबल पर पहुंच जाती हैं। तभी सुगंधा के ससुर उसकी बनाई सब्जी की तारीफ कर देते हैं। अरे वाह, मेथी की सब्जी भी बनी है, बड़ी ही स्वादिष्ट है। वाह बहू वाह। अरे बहू, लेकिन इसमें इतनी सारी मेथी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? देखिए माँ जी, ये तो वो मेथी है जो आप रात में भिगोकर सुबह उसका पानी पीती हैं, और जो मेथी फेंक देती हैं उसी से मैंने ये सब्जी बनाई है। अरे वाह बहू, तुमने तो बड़ा ही समझदारी का काम किया। बस अब क्या था, कांता जी का तो मानो ये सुनकर खून ही सूख गया। वो फैसला कर लेती है कि किसी भी तरह वो अपने खाने की तारीफ लेकर ही रहेगी और सुगंधा को किचन में उसकी कमियां गिनाएगी। कांता फ्रिज खोलकर देख रही होती है और फिर सुगंधा से कहती है, अरे बहू, ये क्या, पूरा फ्रिज गंदा पड़ा है। तभी वहाँ सुगंधा का पति आ जाता है। वो सुगंधा को डांट कर कहता है, सुगंधा, तुम्हें कितनी बार कह रखा है कि वायरस फैल रहा है, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है, लेकिन तुम किचन में इतनी गंदगी रखोगी तो कैसे चलेगा। सुगंधा सास की तरफ देखती है जहाँ वो मुस्कुरा रही होती है। सुगंधा समझ जाती है कि सास ने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया है। दोनों रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखती हैं और ना ही एक दूसरे से बातें करती हैं। रात को खाने की टेबल पर एक एक कर दोनों कई तरह के अलग अलग व्यंजन टेबल पर लगा देती हैं और अपने अपने पति के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। अरे खाइए जी खाइए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। प्लेट में वो खाना डालती हैं। सुगंधा भी दोनों की प्लेट में खाना डालते हुए कहती है, बड़ी ही मेहनत लगी है इस खाने को बनाने में। हाँ, दोनों को ना चाहते हुए भी सारा खाना खाना पड़ता है। कहीं दही तो कहीं मलाई तो कहीं मसाला, और इन सब के बाद दोनों बड़ी ही मुश्किल से अपने कमरे में सोने जाते हैं। लेकिन अगली सुबह सुगंधा का पति चिल्ला रहा होता है, हाय रे हाय, मेरा तो पेट खराब हो गया। हाय माँ, बहुत दर्द हो रहा है। तो वहीं कांता के कमरे से भी कुछ ऐसी ही आवाज आने लगती है। हे भगवान, इस सास बहू की लड़ाई हमारी जान लेकर रहेगी। जाओ कोई डॉक्टर को बुला कर लाओ। डॉक्टर आते हैं। दोनों को देखकर कांता और सुगंधा से कहती हैं, देखिए, आप दोनों इन्हें खाने में हल्का ही दीजिएगा। हो सके तो रात का खाना जल्दी खाया करे और वॉक किया करे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। रात में खाने के टेबल पर दोनों एक बार फिर से खाना लगाने लगती है। पापा जी, मैंने ये पतली मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ ये पापड़ और पुदीने की चटनी भी बनाई है। अरे बहू, अभी अभी बेचारे पेट की बीमारी से गुजरे हैं। इतना भारी खाना तो डॉक्टर ने भी मना किया है ना। देखिए, मैंने आप दोनों के लिए सूप बनाया है। और दोनों उन लोगों की प्लेट में खाना डालने लगती हैं। तभी दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, बस करो, हमें माफ करो। हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। बस करो, हमें माफ करो। हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कहानी का अंत। आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। नहीं जनाब, अगर सास बहू के बीच सब ठीक हो जाए तो आप ये सीरीज देखे ही क्यों? तो मजा लीजिए इस चैनल में सास बहू से जुड़ी कहानियों का, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जिसकी मिठास उसकी खटास में हमेशा ज्यादा ही रहती। ट्रैक्ट वाली बहू। नरेश की माँ अपने बेटे से मिलने दिल्ली आ रही है। इस बात का पता चलते ही नरेश के दिल में हलचल मच जाती है। नरेश अपनी माँ के स्वागत की तैयारी में लग जाता है। साथ ही उसे डर भी सताने लगता है कि उसकी माँ कहीं अपनी पुरानी जिद पर फिर से बैठ ना जाए। हे भगवान, इस बार बचा लो। अगले साल पक्का माँ की जिद पूरी कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है तो सामने अपने मकान मालिक को देखकर हैरान हो जाता है,
क्योंकि उनके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी। अब नमस्ते अंकल, कुछ काम था, मुझे बुला लेते। आपने क्यों कष्ट किया? अरे नहीं नहीं, इसमें कष्ट कैसा, मैं तो बस तुम्हें रीना से मिलवाने आया था। आज से रीना तुम्हारे साथ इसी फ्लैट में रहेगी। अंकल, कोई लड़का फ्लैटमेट नहीं है? एक अनजान लड़की के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा। देखो नरेश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस फ्लैट में तुम्हें किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना ही होगा, या फिर तुम अकेले पूरे फ्लैट का किराया दे दो, मैं किसी को नहीं रखूंगा। नरेश अपने मकान मालिक की बात सुन के रीना के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाने लगती है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा जब उसकी माँ रीना के बारे में उसे पूछेगी। दिन बीतने लगते हैं। नरेश और रीना अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, पर अभी भी नरेश अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। एक दिन नरेश बहुत परेशान सा बैठा होता है। तभी रीना उसे पूछती है, क्या हुआ नरेश, तुम काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो खुशी की बात है। हाँ रीना, बट मेरी माँ एक जिद लेकर बैठ गई है कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ऊपर से जब वो तुम्हें देखेगी तो 100 सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा? अरे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सलूशन है, जिससे ना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेंगी। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि रीना खुले ख्यालों वाली लड़की है, कहीं माँ को सच बता ना दे। नरेश को सोच में डूबा देखकर रीना कहती है, अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? डोंट वरी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा प्लान? मैं समझाती हूँ। हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, तो तुम इस रूम का किराया दे देना जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी, सिर्फ तब तक। और तुम अपनी माँ से कह देना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इससे वो मेरे यहाँ रहने पर कोई सवाल भी नहीं करेंगी। अरे बात तुम्हारी ठीक है, पर माँ से झूठ बोलना, ना ना बाबा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। कोई और आइडिया दो ना तुम। देखो मंजूर हो तो बोलो, वरना सच बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। बहुत सोचने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो रीना के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रीना से बात करता है और अपनी माँ की पसंद और नापसंद के बारे में बताता है। रीना भी नरेश की सभी बातों को ध्यान से सुनती है ताकि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब नरेश की माँ उससे मिलने दिल्ली आ जाती है। नरेश अपनी माँ को फ्लैट पर लेकर जाता है। जैसे ही नरेश की माँ फ्लैट के अंदर जाती है, रीना उसके पैर छू लेती है। ये देखकर नरेश की माँ थोड़ी घबरा जाती है और नरेश से पूछती है, अरे बेटा नरेश, ये कौन है? माँ ये आपकी बहू रीना है। माफी चाहता हूँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बता ही नहीं पाया, इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। अरे बेटा, मैं तो बस तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। हाँ, बहुत अरमान थे अपनी इकलौते बेटी की शादी को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। ये कहते ही नरेश की माँ रीना को गले लगा लेती है। रीना बेटिया, मेरा बेटा ना थोड़ा नादान है, पर तुम काफी समझदार लगती हो और मैं जानती हूँ कि तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नरेश की माँ अपने बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। नरेश की माँ और रीना का रिश्ता बहुत मजबूत होता चला जाता है। वो दोनों सारा दिन एक साथ रहती और खूब बातें करती। इधर साथ रहते रहते नरेश और रीना भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है, फिर भी वो इस बात को छुपा कर ही रखते हैं। एक दिन नरेश की माँ और रीना शादी के बारे में बात करने लगते हैं। रीना बिटिया, ये तो नरेश ने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वरना मैं तो अपनी इकलौती बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करती कि सारी दुनिया देखती रह जाती। अच्छा माँ, आप ऐसा भी क्या करती नरेश और मेरी शादी में जो दुनिया देखती रह जाती? अरे बिटिया, एक माँ के अरमान तुम अभी नहीं समझोगी। मैं तो अपनी बहू को एक रानी की तरह लेकर आती और शादी भी बिल्कुल शाही अंदाज में करती।
पर मेरे तो सारे अरमान ऐसे ही रह गए। खैर, मुझे तो अपने बेटे और बहू की खुशी चाहिए बस। ये कहते हुए नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीना भी ये सुनकर ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि वो भी मन ही मन खुद को नरेश की पत्नी और उसकी माँ की बहू मानने लगी थी। शाम को जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो रीना खुद को रोक नहीं पाती और नरेश के सामने उसकी माँ को अपने और नरेश के रिश्ते का सारा सच बता देती है। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ दोनों से बहुत नाराज हो जाती है और घर वापस जाने की बात करने लगती है। तुम दोनों ने मुझसे सच छुपाकर बहुत ठेस पहुंचाई है मुझे। अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती मैं। कल ही वापस चली जाऊंगी अपने घर। माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने रीना के कहने पर ही किया है, वरना मैं भी आपको कभी ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ माँ, हमने ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए किया। प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया है, और वैसे भी मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। माँ की ये बात सुनकर रीना खुद को रोक नहीं पाती। माँ, क्या मैं आपके घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ? रीना की बात सुनकर नरेश हैरान रह जाता है। नरेश की माँ भी कुछ समझ नहीं पाती। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं वो नरेश से बहुत प्यार करती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको भी अपनी माँ मान बैठी हूँ। आज जब आपकी बातें सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए सारा सच आपको बता दिया। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे नरेश और रीना को गले लगा लेती है। मेरे घर की बहू तो सिर्फ रीना बिटिया ही बनेगी। मैं आज ही तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा दूंगी, बस एक बार तुम्हारे घर वाले मान जाए। उसी दिन रीना के माता पिता भी उनके फ्लैट पर आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बैठकर बातें करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। रीना भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहती है, सही मायने में मैं अब बहू बनूंगी। अब तक तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू थी। ऋषि की बहू। देखो, साफ साफ बोलने वाला इंसान तो हर किसी को पसंद है, लेकिन कोई इतना भी साफ बोले तो क्या होगा? वो माँ जी, आप ना प्लीज मुझसे तमीज से बात करिएगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि आप तमीज से बात ना करें तो मैं आपकी खटिया खड़ी कर दूं। हम माँ जी, मैं रोज रोज इतनी भारी खटिया कैसे खड़ी करूंगी, समझ रही हैं ना आप? अरे क्या क्या बोली जा रही है बहू, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, मैं तो साफ बात करती हूँ। आप तो जानती है ना, मुझे बात को घुमाना नहीं आता। अरे तुझे बात नहीं घुमानी आती तो मुझे हाथ घुमाना आता है बहू, टेंशन ना ले। और हाँ, इस घर में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी खटिया खड़ी कर दे, समझी? जा जाकर काम कर। बहू किचन में चली जाती है। सामने खड़ी होती है काम वाली, धीरे धीरे हंस रही होती है। काम वाली हो, महारानी बनने की कोशिश मत करो, समझी? और सुन, ये मेरी सास शादी के पहले ऐसा तो नहीं बोलती थी ना कि बहू आ जाएगी तो तेरा काम खत्म हो जाएगा, क्यों? वो तो ऐसा नहीं बोलती थी, लेकिन जिस तरह आप बोलती हो ना भाभी, ये आसार भी जल्दी आ जाएंगे। ए, चुप कर, काम कर अपना। वैसे तुझे मेरी माँ ने देखा था शादी के वक्त। अच्छा, तो क्या कह रही थी भाभी वो? यही कि नौकरानी के लिए तेरी सास बनारसी साड़ी मांग रही है। और नौकरानी की शक्ल तो देखो। इस शक्ल में कहां से ये बनारसी पहनेगी? नौकरानी को गुस्सा आ जाता है। उसी शक्ल में जिस शक्ल में आप ये सिल्क पहनकर घूम रही हो। वैसे बनारसी मांगकर मुझे तो गंदी सी काटन पकड़ा दिया था इसने। अभी बात करती हूँ। और क्या बात कर? हम लोगों से तो बोला था कि नौकरानी बहुत प्यारी है हमारी, 10 साल से काम कर रही है, तो उसके लिए कम से कम बनारसी तो चाहिए ही चाहिए। मेरी माँ से 25,000 की साड़ी ली थी तुम्हारे नाम से। नौकरानी चढ़ जाती है झाड़ पर, वो तो सास से लड़ने पहुंच जाती है। क्यों मालकिन, बहू की माँ ने मेरे लिए भी कुछ भेजा था, दिया नहीं आपने? हाँ हाँ, दिया तो था। 200 रुपए की साड़ी दी थी, वो तो मैंने अपने पास से तुझे एक्स्ट्रा दिया था। तभी बहू आ जाती है। कैसी बात करिए माँ जी, माँ ने तो आपको इनके लिए 25,000 की साड़ी दी थी, देती क्यों नहीं? देनी ही पड़ेगी, वरना मैं कल से नहीं आएगी काम पर। हाय रे,
25,000 की साड़ी तेरी माँ देगी, वो भी नौकरानी के लिए। अरे साड़ी से 2,000 की साड़ी बनारसी मेरे लिए लाई थी, मुझे नहीं आई पसंद, तो कहती है या तो पहन लो या नौकरानी को दे दो। अब जैसी थी रख ली। नौकरानी के लिए तो 200 की साड़ी दी थी तेरी अम्मा ने। देख, मेरे पास तो वीडियो भी है देते हुए। ये बोलकर सास नौकरानी को मोबाइल में वीडियो दिखा देती है। हाय रे भाभी, शर्म कर लो शर्म। कैसा गेम खेल गई तुम तो। बाहर से तो बड़ी सीधी दिखती हो मालकिन। अब मुझे जो मेरी माँ ने बोला था मैंने बता दिया। वैसे भी ना मुझे बात को घुमाने की आदत तो है नहीं। बहू साफ बोलती थी, उसे जो उसकी माँ बोलती बता देती। लेकिन अब घर में क्या होने वाला है वो भी देखते हैं। कितनी सुंदर हो तुम सांवली। पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम सांवली क्यों रखा। वो क्या था ना, जब मैं पैदा हुई थी तो रंग थोड़ा दबा था, लेकिन बाद में खिल गया। वैसे तुम्हारे घर में सबका रंग काला सा क्यों है? वो मेरी माँ काली थी, पापा तो गोरे थे, लेकिन सब माँ पर चले गए इसलिए। लेकिन फिर भी फीचर शार्प है हम लोगों के। हाँ, क्यों नहीं, वो तो है सांवली सलोनी। अगले रोज बहू काम कर रही थी कि सास, वो मिश्रा की बहू कितनी चमकती है, पता नहीं क्या लगाती है। माँ जी क्या करना है चमक कर, आप लोग तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, काले काले। काले काले से क्या मतलब है बहू? अरे बस रंग हल्का सा दबा है। हाँ माँ जी, मैं वो नहीं कह रही हूँ। वैसे पापा जी का तो वो भी नहीं है, गोरे हैं पापा जी। ये भी कह रहे थे कि आपके कारण ही वो काले हैं, क्योंकि आप काली हैं ना। तो मैंने कहा कि क्या कहा इसने? मेरे कारण? अरे जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा, उसे पल भर में ब्लेम कर दिया। वाह रे मेरे बेटे, मेरी परवरिश में ही कमी होगी कि मेरा ही बेटा माँ को काला बोल रहा है। क्या है माँ जी, जबरदस्ती इनको कोस रही हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या बोल रहे थे। हाँ हाँ बहू, तू तो शीशे की तरह साफ है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन तेरे साफ बोलने से कई बार लोगों के दिल टूट जाते हैं। तो वही बोला कर जिससे लोगों का मन खराब ना हो। वैसे अगर मेरे बेटे ने मुझे काला बोला भी तो मैं जानती हूँ कि वो किसी और संदर्भ में बोल रहा होगा। मैं भी ना कभी कभी कैसे बच्चों जैसी बात करती हूँ। सास काम पर लग जाती है और बहू भी। एक रोज, चल बहू जरा मंदिर होकर आते हैं। मंदिर में सब पूछते हैं बहू कैसी है, बहू कैसी है। मैंने कहा खुद ही मिल लेना, ले आती हूँ उसे। सास बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की टोली बहू का स्वागत करती है, उसे आशीर्वाद देती है और फिर, बहू कैसा लग रहा है ससुराल में, घर में एडजस्ट हो गई? अच्छा तो खैर नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, रहना तो होगा ही ना, शादी जो की है। वैसे माँ जी का व्यवहार अच्छा है, लेकिन अरे बहू, तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा मन नहीं लगता। और सास का व्यवहार अच्छा है तो क्या पति मारता है? अरे नहीं 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 नहीं, वो क्या है ना, मेरा गांव का घर बड़ा, बड़े आंगन, खुली रसोई, कमरे। यहाँ शहर में तो लगता है किसी ने टांग दिया है घोंसले में। इसलिए नहीं लगता मन। औरतें बहू की बात पर हंसने लगती है। बड़ी ही सीधी बहू है तेरी, मन की सारी बात करती है किसी के भी सामने। सास बहू घर आ जाती हैं। मेरा मन करता है कि हम भी ये शहर से थोड़ा दूर रहने क्यों ना जाए, जिससे हम भी बड़े मकान में रह सके। पर माँ जी फिर इनका ऑफिस दूर हो जाएगा, हम तो घर में फिर भी रह लेते हैं, इनको आने जाने में समस्या होगी ना। हाँ ये तो सही है, पर क्या करे। मेरी माँ कह रही थी कि तेरे सास ससुर गांव जाकर क्यों नहीं रहते, फिर ये मकान तुझे बड़ा लगने लगेगा। तभी ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो तूने क्या कहा इस बात पर? मैंने कहा कि फिर मैं क्या करूंगी घर में अकेले रहकर, फिर तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। चलो कुछ तो अच्छी बात है तेरे में। मैं क्या कह रहा था, क्यों ना हम सच्ची गांव चले कुछ दिनों के लिए, कुछ काम भी है गांव में। सास ससुर गांव चले जाते हैं। बहू घर में अकेली थी कि तभी बहू की माँ आ जाती है। हाय रे, कितना प्यारा सजा है तेरा घर। वैसे बुढ़ा बुढ़ी कब आ रहे हैं? माँ मेरी सास अभी बूढ़ी नहीं हुई है, और बुरा मत माना, तू ज्यादा बड़ी लगती है उनसे। चुप कर, माँ हूँ मैं तेरी और सास की गुण गा रही है।
वैसे बेटी शहर में रहने का शौक बहुत है मुझे, काश मैं भी रह पाती शहर। हाँ तो आ जाना माँ, भाई को बोल यही नौकरी करे, पिताजी भी कोई काम शहर में कर लेंगे और तू भी देख लेना कोई काम। क्योंकि माँ जितना आराम गांव में है ना, शहर में नहीं है। यहाँ तो हर चीज खरीद कर ही खानी पड़ती है, ना कोई खेत ना कोई खलियान। तेरे सास ससुर परमानेंट गांव चले जाए तो मैं यहाँ तेरे पास रह लूं, रोज घूमूं फिरूं शॉपिंग करूं, शहरी मेम बनकर रहूं। वैसे तू क्या ये साड़ी सूट में रहती है? अरे तू भी शर्ट पैंट पहना कर। तुम कहती हो तो मैं कल ही लेकर आती हूँ। शॉपिंग करने चलेंगे ना। बेटी शहरी कपड़े लेकर आती है और पहन लेती है। अरे ये क्या पहना है? तुम तो साड़ी सूट में ही अच्छी लगती हो। अरे दामाद जी, हमने बेटी शहर में भी आई है, यही सब पहनाना था तो वो कल्लू का बेटा जो गांव में था वो ठीक नहीं था क्या? उससे ना करवा देती शादी? माँ कल्लू का बेटा तो गूंगा था ना, उससे कैसे कर लेती शादी? और उसे तो मैं भाई मानती हूँ, कुछ भी मत बोला करो माँ। माँ सर पर हाथ रख लेती है। अच्छा बेटी मैं तो चली, तेरी सास कभी भी आ सकती है। तो माँ से मिलकर जाइएगा ना। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, बंधन में रहना पसंद नहीं है हमको। समधन जी की जबान तेज है थोड़ी। बुरा मत मानना, चलते हैं हम। माँ तो चली जाती है, लेकिन पीछे से बेटी को पहना कर जाती है वेस्टर्न कपड़े। और माँ के जाने के बाद एंट्री हो जाती है सास ससुर की। बहू खड़ी होती है पैंट शर्ट में। बहू ये क्या पहना है? बहू इस घर में ये सब नहीं चलेगा, यही सब वाली लड़की लानी होती तो हम शहर की ना ले आते। माँ जी मेरी माँ ने कहा है कि उन्होंने मेरी शादी शहर में इसलिए नहीं की कि मैं साड़ी और सूट पहनूं। तेरी माँ आई थी क्या? हाँ, वो आप लोग गए थे ना तो आ गई शहर घूमने। तो फिर चली क्यों गई? क्योंकि माँ जी की जबान तेज है ना। अरे क्या बोली जा रही हो? क्यों? अबे यही तो बोला था माँ ने, तुमने नहीं सुना था क्या? देख बेटा, ऐसी बात नहीं करते। खैर जा कपड़े बदल ले। नहीं, अगर बहू तुझे ठीक लग रहा है तो बेटा पहन ही रहे। पर मुझे ये टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते। वो क्या है ना, साड़ी में फ्री रहती हूँ, लेकिन क्योंकि माँ ने कहा तो। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं भी तो माँ ही हूँ ना। मैं भी कह रही हूँ कि जैसा ठीक लगे वैसा कर ले। सास ससुर मुस्कुरा देते हैं कि बहू शीशे सी साफ है।